गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए आज का करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे। शानदार करंट अफेयर और उसके साथ साथ उसके फैक्ट आप जरूर पढ़िए, बेहद महत्वपूर्ण है। और लिखिए, करंट अफेयर्स लिखिए और यही प्रश्न इसी परीक्षा प्रश्न में से आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स की हम शुरुआत करते हैं। शिक्षक दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कितने स्कूलों के उन्नयन के लिए पीएम श्री योजना शुरू की है? पीएम श्री योजना शुरू की है। कितने स्कूलों के उन्नयन का मतलब होता है उत्थान करने के लिए, उत्थान करने, आगे बढ़ाने के लिए। तो पीएम श्री योजना शुरू किया कितने स्कूलों को? तो 14,500 स्कूलों को, 14,500 स्कूलों को के उन्नयन के लिए यह शुरू हुआ है। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा ए, 14,500 स्कूलों के लिए। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चौदह हजार 500 स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना। इस तरीके से योजनाओं से प्रश्न पूछा जाता रहता है। आप पढ़ते रहिए और इस चीज को जो है याद भी रखा करिए। चौदह हजार 5 विकसित किया जाएगा, है ना, शिक्षक दिवस के अवसर पर। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का आधुनिक, परिवर्तनकारी, समग्र तरीका होगा और इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर भी ध्यान दिया जाएगा, है ना। 14,500 स्कूल, बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? शिक्षक दिवस मनाया गया है 5 सितंबर को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के किस राज्य में पहला संशोधित जैव गांव स्थापित किया जाएगा? पहला संशोधित जैव गांव स्थापित किया जाएगा किस राज्य में, है ना, ये बताना है। तो इसका हो जाएगा त्रिपुरा इज द राइट आंसर। त्रिपुरा इज द राइट आंसर। जैव गांव स्थापित किया जाएगा त्रिपुरा में। आप लोग याद रखेंगे, त्रिपुरा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। त्रिपुरा में देश के पहले जैव गांव को मान्यता मिली। और त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने, है ना, इसकी घोषणा की और सभी को बधाई दी। जैव गांव, जैव गांव का क्या मतलब है? इन गांवों के लोग रासायनिक को पूरी तरह से रोक दिया है। यहां पर जैव गांव का मतलब है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता, इसी को बोलते हैं जैव गांव, है ना। महत्वपूर्ण होगा, आप जरूर याद रखिएगा। पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। बायो विलेज, भारत का पहला जैविक राज्य कौन है? भारत का पहला जैविक राज्य, भारत का ही नहीं दुनिया का भी पहला है, यह है सिक्किम। सिक्किम भारत दुनिया का पहला जैविक राज्य है सिक्किम। जैव गांव आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। एक और ध्यान रखेंगे, इंडिया का पहला बांस पार्क कहां स्थापित किया गया है? इंडिया का पहला बांस पार्क, भारत का पहला बांस पार्क, इंडिया का पहला बांस पार्क भी है त्रिपुरा। याद रखिएगा,
बांस के महत्व देखने के लिए जो राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया गया था, तब भारत का पहला बांस पार्क भी त्रिपुरा में ही किया गया था। यहाँ पे एक झील है, रुद्र सागर झील, ये भी याद रखिएगा। इसका उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी कहां है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, याद रखेंगे, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। किस देश की प्रधानमंत्री भारत दौरे पे आई थी? तो किस देश की प्रधानमंत्री भारत के दौरे पे आई थी? अभी हैं, है ना, और आज ये वापस जाएंगी। तो 6, 7 और 8 3 दिन के दौरे पर आई थी, 3 दिन की दौरे पर भारत आई। तो ये आई है ना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, क्या नाम है? शेख हसीना, है ना। भारत और बांग्लादेश के बीच 7 समझौते पर हस्ताक्षर होगा। 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। याद रखिएगा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आई हैं, नरेंद्र मोदी से मिली, और भारत और बांग्लादेश के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, 3 दिन की दौरे पर हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, याद रखेंगे आप लोग, ढाका। मुख्य प्रधानमंत्री तो यहाँ का पता ही है। और यहाँ का जो मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टका। बांग्लादेश कब बना था? बांग्लादेश बना कब था? इसकी स्थापना हुई थी, है ना, 30 दिसंबर 1971 को। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी, बांग्लादेश की। और भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी सीमा है। भारत का सबसे लंबी सीमा इसी के साथ लगती है, कितना? 4096 किलोमीटर के आसपास। इतना जो है सबसे लंबा सीमा भारत और बांग्लादेश, चारों तरफ से भारत ही है, ये भी याद रखेंगे। तो भारत और बांग्लादेश, है ना। चलिए, पोषण अभियान के कार्यान्वयन पर नीति आयोग की रिपोर्ट में किन राज्यों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पोषण अभियान के कार्यान्वयन पर नीति आयोग की रिपोर्ट में किन राज्यों ने क्या किया है? शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो गुजरात ने भी, महाराष्ट्र ने भी, आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा डी, सभी राज्यों ने, इन तीनों राज्यों ने शीर्ष स्थान प्राप्त। पोषण अभियान के कार्यान्वयन, जो पोषण अभियान चलाया जा रहा है 2018 से, तो पोषण अभियान के उनको कार्यान्वयन, उसको लागू करने में महाराष्ट्र, गुजरात और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है, शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो बड़े राज्यों में 3 राज्य, छोटे राज्यों में सिक्किम सबसे आगे है। ये बड़े राज्यों में है, ये बड़े राज्यों में, इसमें है बड़े राज्यों में प्रदर्शन। अगर हम बात करें छोटे राज्यों में, सिक्किम शीर्ष पर है। छोटे राज्यों में सिक्किम जो है वो शीर्ष पर है, बड़े राज्यों में तीनों शीर्ष पर है, ये बात याद रखिएगा। सिक्किम की राजधानी कहां है? गंगटोक। प्रेम सिंह दापांग इसके क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। और सिक्किम में ही जलेपला और नाथुला नाम के दर्रे हैं। और कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय में है, वो सिक्किम में ही है, ये याद रखिएगा। तो नीति आयोग, अगर हम बात करें तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में, और इसके अध्यक्ष जो है, प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष जो हैं इसके सुमन के बेरी और सीईओ परमेश्वरन अय्यर इसके हैं, याद रखिएगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए गान और शुभंकर का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमित शाह ने कर दिया है। 36वें राष्ट्रीय खेल होंगे कहां? 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में होंगे, गुजरात में आयोजित होंगे।
है ना, याद रखेंगे, गुजरात में आयोजित होंगे। और ये अमित शाह ने ये शुभंकर और गान कहां लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है अहमदाबाद में, अहमदाबाद में लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा, है ना। 36वें राष्ट्रीय खेल होगा, इसी महीने शुरू होगा और ये काफी लंबे समय बाद हो रहा है। पिछला जो हुआ था ना, पिछला जो 35वां राष्ट्रीय खेल था, पिछला 35वां राष्ट्रीय खेल 2015 में हुआ था। तो इसका शुभंकर है क्या? अभी शुभंकर और गान है क्या? तो शुभंकर और गान देख लेते हैं कि इसका शुभंकर और गान क्या है। तो शुभंकर है सावज, 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर। शुभंकर क्या है? सावज, है ना। शुभंकर जो है इसका सावज है। और सावज का क्या अर्थ होता है? सावक होता है। गुजराती में सावज का अर्थ गुजराती में क्या होता है? सावक, याद रखेंगे हम। और इसका जो गान है ना, इसका जो गान है एक भारत श्रेष्ठ भारत पर आधारित है। एक भारत श्रेष्ठ भारत इस पर आधारित है। तो ये अमित शाह ने इसको लॉन्च कर दिया है। अमित शाह, इसका सही उत्तर होगा 36वें राष्ट्रीय खेल का। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, है ना। तो विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस जो मनाया जाता है 8 सितंबर को, 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। महत्वपूर्ण है ये, जरूर इस बात को याद रखेंगे आप लोग। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस क्यों मनाया जाता है? फिजियोथेरेपी के लेकर जागरूकता बढ़ाने, फिजियोथेरेपी को लेकर जागरूकता बढ़ाने, जागरूकता बढ़ाने के लिए, है ना। प्रतिवर्ष जो है 8 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये। 8 सितंबर को दुनिया भर में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस जो है मनाया जाता है। फिजियोथेरेपी के लोगों में जागरूकता बढ़ाना। अब देखो, इसको और नाम है, इसको फिजियोथेरेपी दिवस या पीटी दिवस भी बोलते हैं, फिजिकल थेरेपी। इसको जो है पीटी दिवस भी कहते हैं, पीटी दिवस। पीटी दिवस मतलब पी से फिजियोथेरेपी, टी से फिजियो, टी से थेरेपी। पीटी दिवस भी इसको कहा जाता है, फिजियोथेरेपी दिवस भी कहा जाता है। चलिए, 7 अगस्त 2022 में यूपीआई के माध्यम से कितने लेन देन हुए? यूपीआई के माध्यम, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से कितने लेन देन हुए? तो 657 करोड़, है ना, लेन देन हुए। इतने करोड़ रुपए का नहीं, इतने करोड़ ट्रांजैक्शन लोगों ने किया, है ना। इतने करोड़ ट्रांजैक्शन हुआ है अगस्त, केवल अगस्त 2022 में 657 करोड़, है ना, जिसे लाखों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया, है ना। तो एक महीने में 10.72 लाख करोड़ इजाफा हुआ है। इतने ट्रांजैक्शन में 10,72,000 करोड़ का एक्स्ट्रा इजाफा हुआ है। तो 657, है ना, करोड़। तो ध्यान रखेंगे, पिछले जो महीने में इतना हुआ है 657 करोड़, यानी 6.57 अरब यूपीआई से पैसे के लेन देन हुआ, है ना। यूपीआई
यूपीआई, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। अच्छा, इस यूपीआई को अपनाने वाला कौन कौन से देश हैं? नेपाल। यूपीआई का प्रयोग कौन देश कर रहा है? नेपाल। नेपाल भी भारत के यूपीआई से लेन देन के लिए, अरबियन देश भी यूपीआई से लेन देन के लिए कर रहे हैं, है ना, सिक्योरिटी सिक्योर होने की वजह से। तो ध्यान रखिएगा, यूपीआई, यूपीआई कब आया था? 2016 में, जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद यूपीआई भारत में आया था, है ना, याद रखेंगे। यूपीआई 2016 में भारत में आया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आया था। उसके बाद लगातार इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है ना। एक और फुल फॉर्म है, आप लोग जान लीजिए, एनपीसीआई। इसको कौन संचालित करता है भाई? एनपीसीआई। इनको कंट्रोल कौन का? इसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलते हैं? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, इनको बोलते हैं एनपीसीआई। इंडिगो द्वारा भारत और मिडिल ईस्ट के बीच कितनी और उड़ानें जोड़ी गई हैं? इंडिगो जो कंपनी है अभी 1 नंबर पे चल रही है। और मिडिल ईस्ट किसको? मतलब मध्य और पूरब मध्य एशिया को बोलते हैं मिडिल ईस्ट एशिया। तो मिडिल ईस्ट के बीच कितनी उड़ानें? तो इसमें 6 और उड़ानें जोड़ी गई हैं। याद रखेंगे, कितनी उड़ानें जोड़ी गई हैं? 6 नई उड़ानें इंडिगो द्वारा भारत और मिडिल ईस्ट, भारत के बीच जैसे आप जोड़ सकते हैं मिडिल ईस्ट में, अरबियन कंट्री में, यूएई में, सऊदी अरब में, है ना, और भी मिडिल ईस्ट देशों में। इस तरीके से 6 और नई उड़ानें उड़ाई गई हैं। याद रखिएगा, इंडिगो के द्वारा। इंडिगो वर्तमान में नंबर 1 जो है एयरलाइंस कंपनी बन गई है। पिंटोला के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पिंटोला कंपनी है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है सुनील छेत्री को। ये है भारत के फुटबॉल कप्तान, भारत के फुटबॉल टीम के कप्तान, भारत के फुटबॉल टीम के कप्तान। याद रखिएगा, पिंटोला के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत, सुनील छेत्री को किया गया। सुनील छेत्री भारत के फुटबॉल टीम के कैप्टन है और दुनिया में एक्टिव खिलाड़ियों में गोल करने के मामले में तीसरे नंबर पर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद हम तीसरे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले एक्टिव खिलाड़ी, है ना। तो पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, पॉलिसीबाजार.com के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पॉलिसीबाजार.com, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग, है ना, याद रखिएगा, वीरेंद्र सहवाग है। सिस्का एलईडी के कौन है? राजकुमार राव। सिस्का एलईडी, राजकुमार राव। सिस्का एलईडी के है राजकुमार राव। आमिर खान फोन पे के कौन है? फोन पे आमिर खान। आमिर खान फोन पे के हैं। सलमान खान रियलमी मोबाइल, भारत पे, नवरत्न तेल कंपनी, पेप्सी, डिस्को, स्कॉट, चिंगारी, दुनिया भर के इनके पास है। सैफ अली खान सेलेक्टेड होम। कृति सेनन
स्किन केयर ब्रांड जॉय के हैं। अतुल्य भारत का कौन है? अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर, अतुल्य भारत। बताओ। नरेंद्र मोदी। जहां अतुल्य भारत का लगता है उनका फोटो लगता है नरेंद्र मोदी। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी हैं। बोरोप्लस के कौन है भाई? जूही चावला। एडिडास की कौन है? मानुषी छिल्लर और हिमा दास एडिडास की हैं। तो कुछ ब्रांड एम्बेसडर का नाम याद रखिएगा। पहली बार माउंटेन साइकिल विश्व कप कहां आयोजित किया जा रहा है? क्या उत्तर हो जाएगा? लद्दाख के लेह में। लद्दाख जो अब केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख के लेह में पहला माउंटेन साइकिल विश्व कप आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। माउंटेन साइकिल विश्व कप प्रतियोगिता लेह में। लद्दाख प्रशासन और भारतीय साइकिलिंग एसोसिएशन के सहयोग से, लद्दाख प्रशासन और भारतीय साइकिलिंग एसोसिएशन, लद्दाख प्रशासन और भारतीय साइकिलिंग एसोसिएशन के सहयोग से लद्दाख पुलिस ने, है ना, याद रखेंगे आप लोग। यहां पे पहला जो है साइकिलिंग विश्व कप का आयोजन हो रहा है। साइकिलिंग विश्व कप का आयोजन हो रहा है। चलिए, तो याद रखिएगा, लद्दाख की राजधानी भी लेह है और यह कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ था। इसके उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर, मतलब आर.के. माथुर, है ना, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो बड़ा आसान सा उत्तर होगा, मुशफिकुर रहीम। मुशफिकुर रहीम ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या कर दिया? घोषणा कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे, संन्यास लेते हैं। अभी जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने दिया है, कोलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। न्यूजीलैंड के हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। अभी भारत के एक खिलाड़ी ने आईपीएल से संन्यास लिया है, सुरेश रैना। हाँ, सुरेश रैना ने आईपीएल से संन्यास लिया है। सुरेश रैना को बोला जाता है आईपीएल मैन, है ना। आईपीएल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? सुरेश रैना को। इनको एक और इनका नाम है, इनका नाम है अल थला। इनको आईपीएल में क्या बोला जाता है? अल थला के नाम से। अब धोनी को थला, ये अलग किस्म का नाम है, थला और अल थला। आईपीएल मैन सुरेश रैना को कहते हैं। तो मुशफिकुर रहीम ने, जो बांग्लादेश के क्रिकेटर, संन्यास लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा, ये 45 नहीं है बल्कि 46 है ना। आप याद रखेंगे, 45 नहीं बल्कि ये क्या है? 46 है ना। ये 45 नहीं होगा, इसके जगह आप कर लेंगे 46। 46 शिक्षकों को सी उत्तर हो जाएगा। 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। द्रौपदी मुर्मू ने 46 शिक्षकों को
नेशनल अवार्ड देंगी। नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार, ये जो है 2022 का है ना। इसमें 46 शिक्षक है। एक बार इसके नाम पढ़ लीजिएगा, पूरा नाम जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर ये द्रौपदी मुर्मू जो भारत की 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर, शिक्षक दिवस के अवसर पर इन नामों की घोषणा की कि इनको जो दिया जाएगा, 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, है ना। याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोयर ऑफ ए कार्डियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है, या पुस्तक किसने लिखा। व्हेन द हार्ट स्पीक्स, ये मेन नाम है और उसका सब नाम यहां नीचे भी लिखा गया है, मेन नाम यही है। व्हेन द हार्ट स्पीक्स पुस्तक किसने लिखी है, तो उपेंद्र कौल ने पुस्तक लिखी है, उपेंद्र कौल। इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, उपेंद्र कौल ने लिखा है। इस तरीके का आप जो है रोज डेली बेसिस पे किताबों का नाम याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है। कपिल देव की एक आत्मकथा है ना, उसको आप जरूर याद रखिएगा। स्टेट फ्रॉम हार्ट किसके द्वारा लिखी गई है, आत्मकथा है ना। किताब का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। यह है कपिल देव की आत्मकथा। और लिखा किसने है, कपिल देव ने खुद लिखा है। स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट पुस्तक जो है कपिल देव ने लिखा है, यह उनकी आत्मकथा है। हाल ही में गिद्धों के संरक्षण के लिए किस राज्य की सरकार ने 14 जिले चिन्हित किए हैं गिद्धों के संरक्षण के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने गिद्ध के संरक्षण प्रजनन उनके के लिए 14 जिलों को क्या किया है, चिन्हित किया है। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन जिलों को चिन्हित किया है, याद रखेंगे आप लोग। 14 जिले जहां गिद्धों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। रॉयल कोट जोन के बरेली, पीलीभीत, बिजनौर जिलों को इनमें चयनित किया गया है। वन विभाग जमीन का और गाइडलाइन और बजट भी इसका किया जा रहा है। तो पर्यावरण को संतुलन बनाने में गिद्धों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र जो है वो गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र महाराजगंज जिले में बनाया गया, उत्तर प्रदेश के। गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण ये अभयारण्य है, अभयारण्य कह लीजिए या केंद्र कह लीजिए, है ना। ये कहां है, तो महाराजगंज में, महाराजगंज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, अब 14 जिले उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिद्धों के प्रजनन और संरक्षण के लिए चिन्हित किए हैं, जहां पर उनके प्रजनन के अनुकूल वातावरण वगैरह सब बनाए जाएंगे, है ना। तो महाराजगंज जिला उत्तर प्रदेश के पास ही है, ये भी याद रखिएगा, है ना। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का, वो नाम है दुधवा, और यही टाइगर रिजर्व भी है, दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है, लखीमपुर खीरी जिले में उत्तराखंड के साथ लगा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के 10 आर्द्र भूमियों को, 10 आर्द्र भूमियों को रामसर का दर्जा, रामसर का दर्जा दे दिया गया है, जिसमें हैदरपुर वेटलैंड भी है। इसके अलावा सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि तमिलनाडु में है, 14। टोटल आर्द्र भूमियों की संख्या भारत में हो चुकी है 75 बढ़ते हुए,
हाल ही में मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्ठा बियानी ने कौन सा पदक जीता है? तो अनिष्ठा बियानी जो मलेशिया में कुआलालंपुर में हुआ है। कहां पर? कुआलालंपुर में हुआ है। तो अनिष्ठा बियानी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक अनिष्ठा बियानी ने जीता है, याद रखेंगे। अनिष्ठा बियानी ने स्वर्ण पदक जीता है। 6 साल की अनिष्ठा बियानी ने रविवार को कुआलालंपुर में मलेशिया रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में सदा स्वर्ण पदक जीता। 6 साल की है अनिष्ठा बियानी। कितने साल की है? 6 साल की है। हाँ, 6 साल की उम्र में, है ना। 6 साल की उम्र में मलेशिया 6 वर्ष आयु 6 आयु वर्ग में रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता। धीरूभाई अंबानी स्कूल के जो है ना पहली कक्षा की छात्रा है। धीरूभाई अंबानी स्कूल पहली कक्षा की छात्रा अनिष्ठा बियानी जो है पहली कक्षा में पढ़ती है। धीरूभाई अंबानी स्कूल जो है उसमें पहली कक्षा की छात्रा है अनिष्ठा बियानी, और इसने जो है अंडर 6 ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। तो ये बात याद रखिएगा, अनिष्ठा बियानी कुआलालंपुर मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ये याद रखेंगे। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर ही है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस तरीके से प्रश्न पढ़िए, लिखिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।